सो हेलो एवरीवन एंड नॉट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। एक बार कंफर्म कर देंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वीक का पहला लेक्चर और मेडिवल हिस्ट्री का हम लोग का 6th लेक्चर रहने वाला है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट दी मुग़ल एम्पायर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका पूरे मेडाइवल हिस्ट्री का। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार कंफर्म करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं। गुड इवनिंग भावेश, चयन, अनीश, ऋतिक, अमन, ईशा, दीप, शिखा, हेलो। चलो बाकी जिन लोग के इधर उधर के डाउट्स हैं तो फाइनली पूछ लीजिएगा क्लास के एंड में। ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, कोई ये नहीं बोलेगा भक्ति एंड सूफी पढ़ा था। पढ़ा तो वही था कल, लेकिन एक्चुअल में उसको अगर हम हटा दें तो वैसे हम क्या देख रहे थे कि दिल्ली में क्या हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था। फॉग काफ़ी बाद में आया। अभी क्या चल रहा था, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत किस तरह से एंड होती है? दिल्ली सल्तनत एंड होती है लोधी डायनेस्टी से। लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था इब्राहिम लोधी, हमने देखा था, और हमने बाबर को इंट्रोड्यूस कर दिया था। राइट तो हमने बाबर को इंट्रोड्यूस कर दिया था और हमने बाबर को जितवा दिया था, इब्राहिम लोधी को हरवा दिया था और इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोला था। और यहीं से मुग़ल काल शुरू होता है, मुग़ल एम्पायर शुरू होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों हारा इब्राहिम लोधी और कैसे बाबर जीता। तो सबसे पहले बाबर के बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं कि इसका जो ओरिजिनल नेम था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था, इसका ओरिजिनल नेम। एंड बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑन April 21। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ये ईयर याद करने की जरूरत है। 1526 एंड एस्टैब्लिश्ड मुगल डायनेस्टी विच लास्टेड टिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल जब तक नहीं आ गया तब तक अब मुगल डायनेस्टी ही चलेगी, और जब ब्रिटिश रूल आएगा वहाँ से हम देखेंगे कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो 1526 में पानीपत, जो कि अभी करंटली हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पे बैटल हुआ। और उसके पीछे का भी रीज़न भी है, आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो भाई पानीपत में ऐसा क्या था? ठीक है, पानी तो था और क्या था इसमें, ऐसा कि सब लोग यहीं पे युद्ध लड़ना चाह रहे थे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे हम पहले ये जानेंगे कि इब्राहिम लोधी जो था, इसके पास तो बहुत सारी, अगर हम बात करें आर्मी की, तो बहुत बड़ी आर्मी थी एज़ कम्पेयर टू बाबर। बाबर के कंपैरिजन में इसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, बट फिर भी क्यों इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर जीत गया, ये हम समझेंगे। ठीक है, एंड ये आपको पता होना चाहिए कि बाबर को इंडिया में किसने इनवाइट किया था, ये भी हमने देखा था जो हमारा लास्ट लेक्चर था, कि जो इब्राहिम लोधी, जो लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसका जो अंकल था दैट इज़ दौलत खान लोधी। ठीक है, दौलत खान लोधी। और हमने देखा था, चलो वो तो हम बाद में देख लेंगे, बट अभी के लिए आप दौलत खान लोधी याद रखिए। ठीक है, तो दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट किया था और इब्राहिम लोधी किस में हो जाती है हार और बाबर की हो जाती है जीत। अब किस तरह से होती है वो देखेंगे, बट बाबर सेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कि ये एक्चुअल में जो बाबर है, इनके जो ओरिजिन्स हैं ये हैं उज़्बेक्स, खुद को बोलते हैं, जो बाबर हैं खुद को उज़्बेक्स बोलते हैं कि हम उज़्बेकिस्तान से आए हैं, और खुद के जो चंगेज़ खान का डिसेंडेंट मानते हैं। मतलब जो बाबर है वो खुद को चंगेज़ खान का डिसेंडेंट बताता है। ठीक है, ऑन दी फादर साइड, और मदर की साइड से तैमूर का वो बताता है कि मैं तैमूर का एक तरह से डिसेंडेंट, मतलब हमारी जो मदर है वो तैमूर की डिसेंडेंट है और जो हमारे फादर हैं वो चंगेज़ खान के हैं। तो ये अपना जो है बताता है, तो मेनली खुद को उज़्बेक्स बताते हैं। कौन? बाबर। और ये फिर पूरे जो हमारे, एक सेकेंड, जो भी हमारे पूरे मुग़ल डायनेस्टी रही। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या देखा था? हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में ये देखा था कि जितनी भी डायनेस्टीज़ आई, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई? स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक वंश बोलते हैं। उनके ओरिजिन कहाँ से थे? टर्किश। टर्किश मतलब टर्की नहीं, हमने देखा था तुर्कमेनिस्तान, ये देखा था। अब हम ये देख लेते हैं कि क्यों इस बैटल में जो है इब्राहिम लोधी हारा और बाबर जीता। उसके पीछे की इसकी टैक्टिक्स है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें बाबर की जो जीत है, फिर बाबर की जो विक्ट्री है। पहला तो है बाबर की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। अभी तक जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी फॉलो होती रही वो नॉर्मल स्ट्रैटेजी ये कहती थी कि हाथियों को आगे ले आओ। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था कि मतलब जैसे ये मान लो एनिमी साइड है तो ये हाथियों को ले आएगी, सामने कर देंगे दोनों, मतलब जो पावरफुल है, मतलब वही जीतता था वो, और जिसके पास ज़्यादा हाथी होते थे, सिंपल। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो मेनली
एंड सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे क्या होता था, ये लोग पहले जो अपनी एलिफेंट फोर्स हुआ करती थी इसको आगे कर देते थे, और जिसके पास ज़्यादा एलिफेंट फोर्स होती थी वो बंदा वॉर जीत जाता था, ये होता था। और फिर बाद में ये होने लगा कि भाई जो सामने वाली पार्टी थी वो ड्रम बजा देती थी। ड्रम से क्या होता था, या फिर ड्रम से क्या होता है, अभी भी अगर आप कोई हाथी है मान लो, ठीक है, उसके सामने बहुत भयंकर डीजे बजा दो, वो पगला जाएगा, ठीक है, वो पगला जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है, रियली सॉरी। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाथियों पे थे, ठीक है। तो हाथी क्या करते हैं यूजुअली कि अगर मान लो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है तो वो बैक फायर कर जाते हैं, कि मतलब वो पागल हो जाते हैं एक तरह से। तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मिलिट्री जो टेक्निक होती थी उसमें एलिफेंट्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया गया कि भाई जो ड्रम वगैरह की आवाज़ है अगर वो भी हो, मतलब वो भी अगर की जाए तो भी एलिफेंट डिस्टर्ब ना हो। बट यहाँ पे इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टैक्टिक्स प्ले की, किसने, बाबर ने सबसे पहले तो ये किया कि उसे पता था कि वही होने वाला है, ठीक है, कौन आएंगे, हाथी आएंगे सबसे पहले। तो उसके लिए उसने सबसे पहले यहाँ पे तोपें लगवा रखी थी, तोपें की जो, और इससे ट्रेंड नहीं थे जो हमारे हाथी थे, बिकॉज इनका यूज़ अभी बैटल फील्ड में उतना नहीं होता था, ठीक है। तो हुआ ये कि सबसे पहले तो इसने ये काम किया कि यहाँ पे तोपों को लगवा दिया बाबर ने, जिसकी वजह से जो हाथी वो पगला गए और ये बैक फायर कर गए, मतलब कि अपनी ही सेना को कुचल डाला। इब्राहिम लोदी की जो हाथी वाली सेना थी जो कि सबसे आगे होती थी, ठीक है, और उसने सबसे आगे हाथी नहीं लगवा रखे थे बाबर ने उसने यहाँ पे तोहफे लगवा रखी थी। और ये पहला तो उसका स्ट्रैटेजी था, और दूसरा स्ट्रैटेजी था उसने दोनों साइड से, इनको बोलते हैं तुलगमा, ठीक है, तुलगमा, दोनों साइड से क्या हुआ कि जब ये बैक फायर कर गए, इब्राहिम लोदी पीछे था, वो आगे आया, और यहाँ से दोनों साइड से क्या किया कि बाबर की जो आर्मी है उसने घेर लिया। ये दिस वॉज अ मिलिट्री टेक्निक और स्ट्रैटेजी, ठीक है, डेवलप्ड बाई बाबर। तो उसने यहाँ से दोनों साइड से सेनाओं को घेर लिया और ट्रैप कर लिया इब्राहिम लोदी को, और इस ट्रैप में फंस गए कौन, इब्राहिम लोदी, और इस वजह से मारे गए। अब यहाँ पे ये माना जाता है कि जो, चलो वो तो खैर हम बाद में देख लेंगे कि किस तरह से राजपूत रूलर कौन थे, और उनको भी बोला गया था कि आप बैक साइड से आएगा, वो बात की बात है और कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था उसमें गन पाउडर का सबसे पहले यूज़ हुआ था, ठीक है। तो गन पाउडर का यूज़ पहली चीज़, और जो मिलिट्री यहाँ पे टेक्निक अपनाई किसने, बाबर ने, जिससे कि दोनों साइड से घेर लिया किसको, इब्राहिम लोदी को, और इब्राहिम लोदी को ट्रैप कर लिया किसने, बाबर की सेना ने, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी की होती है डिफीट, और यहाँ से स्टार्ट होता है मुग़ल डायनेस्टी या फिर मुग़ल वंश। अब इतना भी आसान नहीं था कि सिर्फ इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर थ्रोन पे बैठ गया, इतना भी इजी नहीं था। अभी उसको अफ़गान से लड़ना था, अभी उसको राजपूत से लड़ना था, तो बहुत अभी उसके पास चैलेंजेस थे, और उन चैलेंजेस को एक एक करके बाबर ने काउंटर किया। हमने अभी तक पीछे देखा, चाहे स्लेव डायनेस्टी देख लिया हमने, स्लेव डायनेस्टी में क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला रूलर था, बट उसको हम एक्चुअल संस्थापक नहीं मानते हैं स्लेव डायनेस्टी का, फिर दिल्ली सल्तनत का हम इल्तुतमिश को मानते हैं। बट बाबर यहाँ पे पहला रूलर भी था मुगल डायनेस्टी का, और उसने क्योंकि इतने सारे बैटल लड़ के कंसोलिडेट करी पोजीशन, मुगल जो डायनेस्टी की पोजीशन उसको कंसोलिडेट किया, इसलिए इसको हम एक्चुअल फाउंडर भी मानते हैं। तो बाबर की अगर हम वॉर्स की बात करें तो बाबर के कुछ ये वॉर्स हैं। 1527 में ही डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवार एट खानवा, जिसको हम की बैटल ऑफ खानवा बोलते हैं। बैक टू बैक इसमें युद्ध लड़े थे, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में अगर मैं बात करूं 1527 में तो बैटल ऑफ खानवा, जिसमें कि राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को हराया। तो इन्हीं राजपूत रूलर की मैं बात कर रहा था। तो ये माना जाता है कि राणा सांगा ने भी इनवाइट किया था बाबर को कि आओ इब्राहिम लोदी को हराओ, लेकिन जैसे कि दौलत खान को लगा था, जैसे कि राणा सांगा को भी लगा था कि बाबर आएगा, डिफीट करेगा और चला जाएगा, बट एक्चुअल में बाबर के इंटेंशंस ये नहीं थे। वो बहुत पहले से दिल्ली में अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए ही वेट कर रहा था, और वो उसको मिल चुकी थी, और ही वॉज नॉट टू लीव इंडिया, ही वॉज नॉट टू लीव दिल्ली। तो इसलिए अब ये बात जब समझ गया राणा सांगा, तो इन्होंने कोलिशन बनाने की कोशिश करी, और जैसे मेदिनी राय एक राजपूत रूलर थे, उनके साथ कोलिशन वगैरह बना के इसके खिलाफ क्या किया, युद्ध छेड़ा। और उसी टेक्निक में ये भी फंस गए जिस टेक्निक में इब्राहिम लोदी मारा गया, वही टेक्निक तुगलमा यहाँ से भागा, वो कर दिया। और एक्चुअल में ये जो राइट साइड वाला है ना, अभी मैंने दिखाया था तुगलमा की दोनों साइड से घेर लिया उसकी सेनाओं ने। जो राइट साइड वाले को इसका लड़का हुमायूं लीड कर रहा था, जो भी आएगा आपने नाम सुना होगा उसका, तो राइट साइड वाला वही लीड कर रहा था। खैर, तो राणा सांगा भी उसी टेक्निक में फंसे, ठीक है, और ये भी ब्रेवरी, क्योंकि यही होता था, राजपूत रूलर्स सिर्फ ब्रेवरी के भरोसे जाते थे बैटल फील्ड में, और इसी वजह से इतने सारे बैटल्स
हारे गए, मतलब काफ़ी जीते और काफ़ी हारे भी, ठीक है। और रीज़न यही था कि ये लोग ब्रेवरी पे काफ़ी बिलीव करते थे, बट ये जो था बाबर उसने यहाँ पे मिलिट्री टेक्निक को अपनाया। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे शिवाजी हैं वो भी अपनी एक टेक्निक लेके आते हैं कि भाई अगर मुगल्स ला सकते हैं तो वाई नॉट वी। खैर, ही डिफीटेड मदनी राय एट चंदेरी, तो बैटल ऑफ चंदेरी हुआ 1528 में, जो कि अगेन राजपूत रूलर है उनको हराया। देन 1529 में ही डिफीटेड अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा, तो बैटल ऑफ घाघरा में अफगान्स को हराया। तो अफगान्स भी क्या है कि इनकी पोजीशन को या फिर इनकी जो सुप्रीमेसी है, बाबर की सुप्रीमेसी, उसको अपना नहीं रहे थे। और जब हराया घाघरा, घाघरा आपको पता है रिवर का भी नेम है, तो बैटल ऑफ घाघरा जो मतलब बिहार के पास पड़ता है वहाँ पर डिफीट किया, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ये आपको बैटल्स पता होने चाहिए, बैटल्स ऑफ बाबर। 26 में पानीपत, या तो फिर आप कुछ इस तरह की टेक्निक भी बना सकते हो याद करने के लिए कि पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, ठीक है, फिर चंदा मांगा और घाघरा पहन के निकल लिया, या फिर घर की ओर निकल लिया। इस तरह से पहले पानी पिया, मतलब क्योंकि सब लाइन में लगे हुए हैं। पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। और अब हम ये देख लेते हैं कि पानीपत में ये बैटल क्यों हुआ, क्योंकि ये भी बाबर ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पोजीशन चुनी थी। रीज़न भी, अच्छा मैं आपसे अगर थोड़ा सा अगर गेस करने को कहूँ, अभी मैंने वो पूरा फोर्स दिखाया था, ठीक है, तो अगर मैं आपसे गेस करने को कहूँ कि कितना मतलब लंबा एरिया कवर करते होंगे, या फिर कितने किलोमीटर्स का एरिया कवर करती होंगी फोर्सेज जब लड़ती होंगी, तो इस वॉर में अगर मैं बात करूँ तो रफली ऐसे मान सकते हो कि 15 से 16 किलोमीटर, मतलब यहाँ से ऐसे समझ लो कि यहाँ सेना खड़ी और यहाँ पे सेना खड़ी हुई, 15 से 16 किलोमीटर इतना मतलब फासला तय होता था। और ये बाबर ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चुना था, बिकॉज उसे पता था जब यहाँ से मैं तुगलमा ये भिजवाऊंगा तो ये भागने ना पाए कहीं पे, मतलब पीछे ही साइड ही बस भाग सकते हैं और कहीं नहीं भाग सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकल पोजीशन थी। ऑलराइट, ठीक है, तो ये इसलिए भी बाबर ने पानीपत को एज अ बैटल फील्ड चुना था, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी इन टर्किश, इन विच ही गिव्स एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड हिज एम्पायर। तुजुके बाबरी वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, नेम्ड बाबरनामा बाई अब्दुल रहीम खाने खाना, एंड इन इंग्लिश बाई मैडम बेवरेज। तो बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी, अब खुद की ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है खुद की बायोग्राफी लिखना, तो इसने टर्किश में लिखी तुजुके बाबरी। अब आप एक नाम सुनेंगे बाबरनामा, तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने ट्रांसलेट की थी। ये कौन था अभी आप जान जाएंगे जब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो अभी के लिए याद रखना है कि तुजुके बाबरी टर्किश में लिखी गई थी, बट मुगल्स की जो एक्चुअल में कोर्ट लैंग्वेज आगे जाके बनी दैट वाज पर्शियन, और पर्शियन में जो है ट्रांसलेट करने का काम किया इसकी बायोग्राफी को अब्दुल रहीम खाने खाना का। और इसमें इसने ये लिख रखा है कि किस तरह राणा सांगा ने उसके साथ चीटिंग किया, बट राणा सांगा का ये कहना था कि उसने मतलब बाबर ने उनके साथ चीटिंग किया, बिकॉज बाबर का ये था कि आप हमें पीछे से सपोर्ट करना और आगरा हम आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि वो राणा सांगा जो है पीछे से नहीं आए, और राणा सांगा कोई और नहीं, जो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट देखा था तो हमने मीराबाई देखा था। जरा बताइए मीराबाई किसकी डिसाइपल थी? मीराबाई तुलसीदास सूरदास, जल्दी से बताइए किसकी मतलब डिसाइपल्स थे जिनका नाम वी से स्टार्ट होता है। तो उनकी बहू ही थी कौन, मतलब राणा सांगा की बहू थी हमारी कौन, मीराबाई। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर सभी को? परमारनामा कब आ रही है? अच्छा तुम लिखोगे, बताओ। बाबर आजम भी लाइक सपना टूटा है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड अब आता है इसका बेटा, ठीक है। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर की बैटल ऑफ घाघरा के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बैटल ऑफ घाघरा 29 में होता है, अफगान्स को हराता है, वो अफगान्स को हराता है और 1530 में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। वो उसका ये था कि मतलब अब चलो भाई संन्यास की ओर चलते हैं, अफगान की तरफ चलते हैं, बट उसकी जाते हुए आई थिंक लाहौर में डेथ हो गई थी। एंड देन फिर इसका जो अभी प्रेजेंट अगर हम बात करें इसका, वो कहाँ पे है, कब्र कहाँ पे है, तो ये काबुल में इसकी कब्र, ठीक है, काबुल में इसकी कब्र, ही चीज़ पता होना चाहिए आपको। नाउ कमिंग ऑन टू दी हुमायूं, अब अगला रूलर आता है, वो इसका बेटा है 1530 से लेकर 40। दो यहाँ पे आपको टाइम लाइन्स देखने को मिलेंगी, वो 2 टाइम लाइन्स क्यों हैं वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। ही वॉज द सन ऑफ बाबर, और ये सबसे बड़ा बेटा था बाबर का। और एक्चुअल में इसके और भी थे भाई, कौन, मतलब बाबर के और भी बेटे थे, हुमायूं के भाई थे कामरान, हिंडल और अस्करी। लेकिन ये बहुत वैसे टाइप के थे, वो ऐसे टाइप के इन द सेंस कि वो नहीं चाहते थे कि हुमायूं बने, सब चाहते थे कि हम बने, बट बाबर ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, उसको भी पता था, क्योंकि जो भी मैंने बताया था जो राइट वाला जो तुगलका था, ठीक है, उसको लीड किया था हुमायूं ने, तो इसलिए उसको मतलब बनाया उत्तराधिकारी बाबर ने हुमायूं को। बट ये जो है हुमायूं ने जो है मतलब बहुत ज़्यादा इनसे लड़ाई नहीं करी, ठीक है। बाद में ये थोड़े से ऐसे हुमायूं के लिए गलत प्रूव हुए। कैसे गलत प्रूव हुए अभी मैं आपको बताता हूँ। तो एक सेकेंड, ही फॉट 2 बैटल्स अगेंस्ट शेर शाह। अभी शेर शाह कौन है, रुक जाओ अभी देखो। सबसे पहली बात तो ये है कि
हुमायूं ने यहाँ पे, क्योंकि देखो कोई भी जब रूलर आता था, जैसे फॉर एग्जांपल ये रूलर दिल्ली में बैठा हुआ है, तो उसको 3 जगह से 3 साइड से उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। एक तो नॉर्थ वेस्ट साइड मैंने बताया था वो हिंदू कुश वाला कितना प्रोन है, ये बंगाल साइड से मिल जाता था, और ये राजपूत जो इधर के गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है। तो उसने सबसे पहले गुजरात के रूलर को हराया। गुजरात के रूलर को हराने के बाद उसने सिक्योर कर ली पोजीशन, और ये दे दिया भाई कामरान को कि भाई कामरान अकमल तुम संभालो इस जगह को, ठीक है। बट कामरान जो है बाद में इसको संभाल नहीं पाया और हार गया, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये लूज़ कर दिया कामरान, ठीक है। एक फिर जब ये शेर शाह के साथ बैटल लड़ने गए, कौन? हुमायूं। शेर शाह कौन है? अफ़गानी रूलर है, ठीक है, अफ़गानी रूलर, जो कि ये ईस्टर्न इंडिया में रूल कर रहा था, बिहार वाले प्रोविंस में यहाँ पे ये रूल कर रहा था, ठीक है। एक्चुअल में भी शेर शाह के बारे में पढ़ेंगे। ये लोधी डायनेस्टी का मतलब एक तरह से प्रोविंस हुआ करता था, और उसका इसका जो शेर शाह का जो फादर था उनके अंडर में काम करता था, लोधी इसके अंडर में, तो वैसे इसको यहाँ पे रूल कर रहा था, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या थे, हुमायूं इसको हराने गए। बट एक्चुअल में ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे बैटल लड़ना आसान नहीं होता है। जैसे कि पानीपत को क्यों बैटल फील्ड चुना जाता है, क्योंकि प्लेन एरिया है, वो प्लेन एरिया में बैटल लड़ना आसान होता है। बट यहाँ पे वही बैटल जीतेगा जो यहाँ का रूलर है, क्योंकि वो वहाँ की ग्राउंड पोजीशंस को जानता है। अब शेर शाह ने जो है, हुमायूं आया भागते हुए, ठीक है, हुमायूं आया यहाँ से भागते हुए आया, वो शेर शाह और पीछे हो गया और वो असम साइड चला गया। इससे होता ही है कि यहाँ पे जो रिवर्स आती हैं जैसे तीस्ता वगैरह, वो फ्लड कैरी करती हैं बहुत ज़्यादा, और वो फ्लड के टाइम पे वो शेर शाह निकला, और इस तरह से मतलब पूरा इस तरह से सिनेरियो बना वहाँ पे कि शेर शाह की विक्ट्री हुई और किसकी डिफीट हुई, किसकी? हुमायूं की। कहाँ पे? चौसा, बिहार में जो पड़ता है, 1539 में हुई। अब जब ये हार गया बैटल, तो इनका ये जो भाई था, कौन? हिंडल बोला, ये वो दिल्ली में बैठा हुआ था, तो हुमायूं को ये लगा कि अगर कुछ भी होगा तो हिंडल जो है सहायता लेके आएगा भाग के जल्दी से। लेकिन हिंडल पता है क्या बोलता है? हिंडल बोलता है भैया तो रहे नहीं हुमायूं, अब हम यहाँ के जो हैं वो हैं। जबकि वो उस मतलब था, ठीक है, ही वॉज अलाइव, तो ये मदद के लिए नहीं गया वहाँ पे, सहायता के लिए नहीं गया। बोलता है कि अब हम दिल्ली के रूलर हैं, ठीक है। तो खैर फिर से जो है यहाँ पे क्या हुआ कि जो हुमायूं है, अब वो शेर शाह के द्वारा और जो है भगाए गए, क्योंकि अब जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, मतलब ये हुमायूं जी हैं, ये हिंडल को बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंडल से इनको ये एक्सपेक्टेशंस थी, भाई कामरान तो पहले ही गुजरात हार के बैठे थे, तो एटलीस्ट हिंडल से एक्सपेक्टेशन थी कि आएगा बचाएगा, लेकिन वो आया नहीं है, जबकि बोल दिया कि वो तो रहे नहीं, और अब हम जो है दिल्ली के रूलर हम हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जब भागने गए कौन? हुमायूं, तो फिर से हराए गए कन्नौज में 1540 में, 1540 में, और जैसे तैसे जो है हुमायूं जान बचा के वहाँ से निकले। कहाँ पे? अफ़गान में जाके शरण ली जाके। क्यों? क्योंकि अब समझ गए थे कि अब ज़्यादा बैटल लड़ नहीं सकते हैं, किससे? शेर शाह से। 1540 और 1539 और 1540 में 2 बैटल हारे, किसने? हुमायूं ने। एक तो चौसा 39 और 40 में कन्नौज का। बट अब यहाँ पे कुछ सालों बाद डेथ हो जाती है शेर शाह सूरी की। ये कलिंजर हमारे कानपुर के पास ही पड़ता है, तो वहीं पे कलिंजर में ये माना जाता है कि एक माइन के नीचे इनका पैर आ गया था, तो इनकी डेथ हो गई वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। और जब ये डेथ के बारे में जब हुमायूं को पता चला, तो हुमायूं वॉज बैक अगेन। तभी वहाँ पे 2 टाइम लाइन्स थी, तो हुमायूं फिर से यहाँ पे दिल्ली में आता और फिर से जो शेर शाह के जो अफ़गान भाई थे इनको हराता और फिर से अपनी पोजीशन को यहाँ पे सिक्योर करता है। तभी हमने पढ़ा 1530 से लेकर 40 ये बैक हो गया। फिर आता है 1555 में, बिकॉज 1555 में हुमायूं की हो जाती है डेथ, एंड डिफीटेड हिज ब्रदर द अफगान्स, ही वंस अगेन बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। फिर से रूलर बन जाता है, एंड इसकी फिर मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है 1556 में इन हिज लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था, एंड डेथ हो गई उसकी गिरने की वजह से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या बफरिंग हो रही है क्या? एनसीईआरटी से गायब हो जाएंगे मुगल, लग तो हमें भी रहा है मतलब ठीक है, लेकिन वही है कि जो हमारे बाकी डायनेस्टीज़ हैं जैसे विजयनगर वगैरह, उन पे उतना ज़्यादा फोकस किया भी नहीं गया है, ठीक है, बुक्स पे, जो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज वो गोल्डन एरा था अगर आप कृष्ण देव राय के एरा को कंसिडर करें तो। और मैंने वो पूछा था क्वेश्चन, उसका वल्लभाचार्य आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो क्लियर है यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं हुमायूं नामा पे। तो हुमायूं नामा किसने लिखी? इसकी जो सिस्टर थी दैट वाज गुलबदन बेगम, ठीक है, उसने लिखा हुमायूं नामा को, जिसकी बायोग्राफी है। तुजुके बाबरी
बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, बिकॉज उसने खुद लिखी थी, ठीक है। तो वहाँ पे ऑथर मत पूछना कि ऑथर कौन था, यहाँ पे दैट वाज रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम, ऑलराइट। ही बिल्ट दीन पना एट दिल्ली एज ए सेकंड कैपिटल। तो दीन पना इसने स्टैब्लिश करके रखी थी कि कल को कुछ हो जाएगा जैसे कि पहले हुआ था, तो एटलीस्ट हमारे पास दूसरी सिटी रहेगी, ठीक है। तो दीन पना इसने दूसरी सिटी स्टैब्लिश करी दिल्ली में, ऑलराइट। चलिए, अच्छा बताइए सिटी ऑफ सीरी किसने स्टैब्लिश करी थी, जल्दी से बताइए। हम लोगों ने पढ़ा है पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। चलिए, अभी आता है शेर शाह 1540 से लेके 1545 तक। ही वॉज द सन ऑफ हसन खान द जागीरदार ऑफ सासाराम। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जागीर टू हिम। ये हसन खान का बेटा था। कौन था ये? जागीरदार था हसन खान, सासाराम का, बिहार में है, सासाराम पड़ता है। इब्राहिम लोदी ने हसन खान की डेथ के बाद इसको पूरी जागीर ट्रांसफ़र कर दी थी। किसको? शेर शाह को, ठीक है। इन 1539 ही डिफीटेड हुमायूं। इसको शेर खान के नाम से भी जाना था, शेर शाह को। तो ही डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह एज एम्परर। तो 1539 में जब बैटल ऑफ चौसा जीता शेर शाह ने, तो वहाँ पे इसने शेर शाह का टाइटल लिया, ठीक है। नाउ इन 1540 हमें पता है कन्नौज या फिर बिलग्राम के वॉर में हराया हुमायूं को अगेन। एज एन एम्परर ही कॉन्केस्टेड मालवा 1542 में, रणथंभौर, ये सारे जो है कॉन्कर किए। बट ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस याद करने की ज़रूरत है कि इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई। तो 1545 में कलिंजर में हुई, ठीक है। कलिंजर में इसकी होती है डेथ 1545 में, ऑलराइट। अब बढ़ते हैं आगे। ही इशूड द क्वाइन कॉल्ड रुपया एंड फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑल दी। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो माना जाता है बहुत अच्छा था इसका एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि खासकर जो लैंड रेवेन्यू वाला सिस्टम था जो अभी हम देखेंगे, उसको अकबर ने अडॉप्ट किया बाद में, ठीक है। तो इसने एक क्वाइन को इशू किया जिसका नाम था रुपया, एंड ही बिल्ट दी GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड इसने बिल्ट किया, दैट रन्स फ्रॉम कैलकाटा टू पेशावर। जैसे कि आप यहाँ पे मैप पे देख पा रहे होगे, एक्चुअल में कैलकाटा तो नहीं बोलना चाहिए, है तो ठीक है, कैलकाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में माना जाता है कि चिटगोंग, ठीक है, जो प्रेजेंट डे ये बांग्लादेश में है। तो यहाँ से स्टार्ट होके जाता है आपका पूरा कहाँ तक? काबुल, जो कि अफगानिस्तान में। तो इसको एक्चुअल में बिल्ड किया था शेर शाह सूरी ने। और यहाँ पे बीच बीच में उसने सराई बनवाए थे। सराई क्या होता है? सराई एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेडिंग रूट है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इतने लंबे रूट में कहीं किसी को रुकना है, तो वो जो स्टेशन से एक तरह से आप बोल सकते हो, कहीं किसी को रुकना है तो वो सराई कहलाते थे, एक तरह से हाउसेज आप बोल सकते हो, जो पूरी तरह से कवर्ड होते थे। तो कोई भी वहाँ रुक सकता है, अपना सामान रखता है, तो उनको सराई बोला जाता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक शेर शाह तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और एक पॉइंट और है, दैट वाज रिगार्डिंग इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको कि अकबर ने बाद में अडॉप्ट किया था। that was measured and 1/3 of the average was fixed as land tax। अभी तक जो था वो टैक्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हाफ, पूरा हाफ आपको देना है, ठीक है, मतलब आधा देना है। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देखा था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी आधा ही था, इसने 1/3 किया। द पेजेंट वॉज गिवन एज पट्टा दिया जाता था, और एक कबूलियत दी जाती थी, डीड ऑफ एग्रीमेंट, विच फिक्स द पेजेंट्स राइट एंड टैक्सेस। जमींदार वर रिमूव्ड एंड द टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड। टैक्सेस को जमींदार हटा दिए गए थे, यानी कि बीच में जो मिडिल मैन एक तरह से, और टैक्सेस को डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। इससे एक तरह से जो पेजेंट्स हैं उनका एक तरह से जो दमन है वो कम हुआ, बस, ठीक है। तो इस तरह से था। बाकी हमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे शेर शाह में। जहाँ पे रटने की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताऊँगा, ये पर्टिकुलर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रुपया वगैरह GT रोड थोड़ा सा ये तो आई होप आपको पता ही होगा। बाकी ये जो बैटल्स इसने लड़े वो पता होना चाहिए, इसकी डेथ कहाँ पे हुई वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ अब आते हैं किस पे? ये शेर शाह ने बिल्ड किया था, ठीक है, एंड दैट वाज पुराना किला। दिल्ली में है पुराना किला, इसको बिल्ड किया था शेर शाह ने। और इसके अगर मौसोलियम की बात करें, कहाँ पे? वो सासाराम, बिहार में इसको दफनाया गया है, ठीक है। अब आते हैं अकबर पे। 1556 से लेकर 1605, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स है मुगल डायनेस्टी का, थर्ड रूलर है, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। शेर शाह की अगर हम बात करें तो वो मुगल डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है, वो अफ़गानी है, ठीक है, अफ़गान जलेबी है, वैसे समझ सकते हो। और जो बाकी हमारे हैं ये बाबर के डिसेंडेंट्स है, ठीक है। बाबर कहाँ से है? उज़्बेक से है वो, ठीक है। हमारे दिल्ली सल्तनत वाले कहाँ से थे? अगर हम सैयद वालों को छोड़ दें, बिकॉज सैयद तैमूर के मतलब वो थे, तो तैमूर कहाँ से था? मंगोल से था। तो 1398 1398 में मंगोल ने इन्वेजन किया था, तैमूर ने इन्वेजन किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे सैयद डायनेस्टी आ गई थी, तो वो नहीं थी टर्किश। लेकिन सारे अगर हम बात करें, चाहे वो स्लेव वाले हों, चाहे वो ये तुगलक हों, या फिर खिलजी हों, या फिर लोदी हों, ये जनरली आपके कैसे थे? टर्किश ओरिजिन के थे। बट ये लोग उज़्बेक ओरिजिन के थे, या फिर अपने जो ये अपने ओरिजिन है मंगोल से डिराइव करते हैं, ठीक है। अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं, जैसे हुमायूं जो था एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर था, हुमायूं वैसे, और जो हुमायूं था जो अकबर था वो हुमायूं का एल्डेस्ट सन था, सबसे बड़ा बेटा था। असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, इसका ओरिजिनल नेम था।
13 साल में इसकी डेथ हो गई थी। हुमायूं जब ये 13 साल का था अकबर, तब हुमायूं की डेथ हो गई थी। पहले तो मतलब ये माना जाता है कि जब अभी ये 1540 में भाग नहीं रहा था, हुमायूं जब भाग रहा था यहाँ से, ठीक है, तभी ये माना जाता है कि भाई उसी टाइम पे अकबर का जन्म हुआ था। तो 13 साल की उम्र में ये इसका कोरोनेशन हो गया था कि भाई हाँ ये हमारे अगले बादशाह होंगे। बट एक्चुअल में 13 साल में तो पॉसिबल है नहीं रूल करना, क्योंकि एक तरह से अभी बच्चा ही अकबर। तो जो हुमायूं का सबसे वफादार एक तरह से मिलिट्री जनरल था, दैट वाज बैरम खान उसका नाम था। तो इसको इसका संरक्षक घोषित किया गया कि वो इसका संरक्षक है, ठीक है। तो ये जो संरक्षक है बैरम खान का, इसने एक वॉर लड़ा, और वो वॉर का नाम है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। आप देख रहे हैं बैटल पानीपत में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये 1556 में लड़ा गया, 1556 में लड़ा गया। वॉज फॉट बिटवीन हेमू द हिंदू रूलर ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। एक्चुअल में ये जो वॉर है, ये हम बोलते हैं कि भाई अकबर ने नहीं लड़ा। देखो पहली बात तो, ठीक है, अकबर का जो ये था रीजेंट बैरम खान, वो लीड कर रहा था, नाम था अकबर का, बट एक्चुअल में 13 साल की उम्र में अकबर तो लड़ नहीं रहा होगा, बैरम खान लड़ रहा था। और वैसे ही दूसरी साइड हेमू था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये भी एक्चुअल में मतलब रिप्रेजेंट कर रहा था किसी को। जैसे बैरम खान अकबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे हेमू भी रिप्रेजेंट कर रहा था किसी को, और वो था मोहम्मद आदिल शाह। ये आदिल शाही डायनेस्टी एक तरह से हम बोल सकते हैं अफगानी डायनेस्टी थी, जो ईस्टर्न इंडिया में रूल कर रही थी, जो धीरे 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 दिल्ली के करीब आ रही थी। और अगर ये वॉर जीत जाते हेमू जी, जो इससे पहले एक भी वॉर नहीं हारे थे, तभी मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा यहाँ पे भेजे गए थे, अगर ये ना होता तो यहाँ से हो सकता है कि अकबर कभी रूल ही ना कर पाते, फिर कभी आ ना पाते। ये थोड़ा मतलब वैसा टाइप है, लेकिन हाँ हो सकता है आ भी जाते। लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से एकदम मुगल्स की पोजीशन सिक्योर हो गई। और यहाँ पे जब बैरम खान जब ये वॉर को जीते, जो आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, तो बैरम खान के थोड़े से भाव बढ़ गए कि भाई हम हैं, अकबर तो बच्चा है। लेकिन अकबर भी तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, ऐसा तो है नहीं कि अकबर की एज वहीं पे रुकी हुई है। जब अकबर बड़ा हो रहा था और जब अकबर 18 का हो गया, तब तक तो वो आगरा में था। फिर एक दिन ऐसे ही बाहर निकला और उसको जब सारी चीज़ें लगी कि नाउ इट्स द टाइम, तो उसने बैरम खान को बोला, समझिए। तो अभी अकबर की बारी आई है। बैरम खान को कैसे बोला? ऐसे इन्होंने बोला कि बैरम खान देखिए, अब आप बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहे हैं, इंटरनल रेबिलियन, ठीक है, और अपने जो खास है उनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ से निकल लीजिए, या तो हम आपको मार दें तो ये ऑप्शन आप अडॉप्ट कर लीजिए, या तो आप जो है मक्का के लिए निकल लीजिए। तो बोलते हैं ठीक है, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ, मक्का के लिए निकल लेता हूँ। तो जब ये मक्का के लिए निकल रहे थे, बीच में किसी तो दुश्मनी होगी, किसी का पैसा नहीं दिए होंगे तो उनको मार दिया किसी एक अफगानी ने इनको, ठीक है। जब इनको मार दिया तो इनकी जो विडो थी और इनका जो बेटा था, जो इनकी विडो थी, उनसे शादी कर ली। किसने? अकबर ने। और जो उसका बेटा था उसको अपना लिया, और वो बेटा कोई और नहीं, अब्दुल रहीम खाने खाना ही था, जो कि हमने अभी देखा था। वो कौन था? वो वही था जिसने बाबरनामा को, जिसने कि बाबरनामा लिखी थी, जो तुज़के बाबरी थी, जो टर्किश लैंग्वेज में थी, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया था पर्शियन में अंडर द नेम बाबरनामा। वो किया था अब्दुल रहीम खाना, जो कि किसका बेटा था अगर हम देखें? बैरम खान का था, है ना। चलिए, तो अकबर ट्राई टू विन ओवर राजपूत। अब अकबर को हम अकबर द ग्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अकबर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अकबर के अंदर जो शासन था, वो बहुत ही एक तरह से अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। पहली बात तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अकबर पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। इसको लेके एक स्टोरी है, चलो स्टोरी छोड़ो, मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था ये। अब ये पढ़ा लिखा नहीं था तो फिर ये अकबर द ग्रेट कैसे बन गया? बिकॉज ग्रेट बनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए चाहिए क्या? विजडम चाहिए, उसके लिए निट्टो चाहिए ठीक है। तो विजडम चाहिए उसके लिए आपको, अगर आपको रूल करना है। और वो अकबर के अंडर था। इसने अपने अंडर बहुत जो ढंग के, एक तरह से बोल सकते हैं, अभी हम देखेंगे इसके जो नवरत्न थे, इतने काबिल और इतने एबल थे कि अकबर ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से सारी चीज़ें उनके थ्रू वो कंट्रोल कर रहा था। कौन? अकबर। और इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो ऐसे नहीं थी कि जैसे औरंगज़ेब एक्सट्रीमिस्ट था कि भाई मार काट मचवा रहा है, एकदम इस्लाम रूल को फॉलो मतलब वो करवा रहा है। अकबर जो था वो सब में एक कॉर्डियल रिलेशन बना के चल रहा था। ही ट्राइड टू विन ओवर राजपूत। ऐसा नहीं कि सीधे बस मार काट, जहाँ पे मतलब सिर झुकाना है वहाँ सिर झुकाया, जहाँ पे लात मारनी वहाँ पे लात मारा। इस तरह से अकबर ने अपनी पॉलिसी को फॉलो किया। तो अकबर ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत वेर एवर पॉसिबल इन इंडक्टेड राजपूत किंग्स इनटू मुगल सर्विस एंड ट्रीटेड देम एट पार विद मुगल नोबिलिटी। सिंपल, इसमें कोई रटने की चीज़ तो है नहीं। हरखा बाई से इसने शादी करी, जो कछवा राजपूत रूलर हुआ करते थे आमेर के, जो कि कैपिटल जयपुर है। तो वहाँ पे उनकी बेटी से, मतलब एक तरह से कछवा जो राजपूत रूलर थे उनकी बेटी से शादी करी, ठीक है, जो भरमल करके रूलर थे। मोस्ट ऑफ दी, अब ये कब शादी करी ये रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग्स रिकॉग्नाइज द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर एक्सेप्ट राणा प्रताप सिंह।
और उनके बेटे अमर सिंह, इन्होंने अकबर की सुप्रीमेसी को अडॉप्ट नहीं किया, जो कि सिसोदिया राजपूत थे। इसीलिए अब यहाँ पे होगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ये, ठीक है। तो राजस्थान में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ 1576 में, 1576 में। वॉज फॉट बिटवीन राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ और मुगल आर्मी लेड बाई मान सिंह ऑफ आमेर, ठीक है। तो हमने 2 बैटल देखे अभी तक अकबर के। एक तो हमने देखा 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि एक्चुअल में अकबर नहीं लीड कर रहे थे, उनका जो एक तरह से संरक्षक था, सर्जन था, वो बैरम खान, वो लीड कर रहा था। और यहाँ पे हेमचंद्र विक्रमादित्य की डेथ होती है। और ये भी मतलब कहानी है कि भाई एक्चुअल में होता क्या था, ये वॉर जीत सकते थे हेमू, जो अभी तक वॉर नहीं आ रहे थे, बट उसने टारगेट किया, किसने? बैरम खान। उसे पता था कि राजपूत में ये होता है, या फिर इन लोगों में ये होता है कि अगर किंग अगर गिर गया नीचे, भाग जाएंगे पीछे भी। क्यों? मतलब आपको थोड़ा सा सुन के वैसा लगे कि मतलब किंग गिर जाएंगे तो सेना क्यों भाग जाएगी? सेना लड़ती रहे अपने। लेकिन उस समय ऐसा होता था कि जो राजा होता था उसको भगवान बना के प्रस्तुत किया जाता था कि ये भगवान अवतार है। ये कौन करते थे? ब्राह्मण्स करते थे कि अवतार हैं ये बस देवता के। तो अब जब भगवान ही मतलब गिर गए तो अब हमारा तो खात्मा होने वाला है, तो इसलिए भाग जाते। तो और ये चीज़ बैरम खान को पता थी, इसलिए इसने सीधे स्ट्राइक किया और इनके आँख में लगी, बेहोश हो गए। कौन? हेमू। और यहीं से जो है ये पूरा बैटल जीत गया, बैरम खान के हाथ में चला गया। और दूसरा बैटल हमने क्या देखा? 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये 2 बैटल्स बस याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अकबर में हमें और कोई ज़्यादा बैटल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अकबर प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन, दीले इलाही। अब कुछ पॉइंट हैं जो अकबर के रिगार्डिंग हमारे एग्जाम से हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो हमारे SSC या फिर जो अदर एग्जाम्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो दीन इलाही करके एक नया रिलीजन लॉन्च किया इन्होंने 1581 में। ये लॉन्च ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं इनका। ये क्या था कि सारे रिलीजन्स को मर्ज कर देते हैं, सारे धर्मों को मिला देते हैं, ठीक है। बिकॉज इनकी अभी हमने पॉलिसी देखी थी कि बहुत ही सेक्युलर पॉलिसी थी, राजपूत के साथ कॉर्डियल रिलेशन थे, सभी धर्मों को मान्यता दे रखी थी। इन्होंने बोला कि नहीं, इस्लाम और ये सब कुछ नहीं, हम सबको मिक्स कर देते हैं, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सबको मिक्स कर देते हैं। और दीन इलाही एक धर्म अडॉप्ट किया, सबसे पहले खुद इन्होंने अडॉप्ट किया। बीरबल पहले हिंदू वॉज द नॉट द पहले और आखिरी भी थे, वॉज द ओनली हिंदू हु फॉलोड हिज फिर दिस न्यू रिलीजन, जो कि दीन इलाही था। बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया ये, तो ये पता होना चाहिए हु स्टार्टेड दीन इलाही। अकबर बिल्ट फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड हुमायूंस टूम एट दिल्ली। फतेहपुर सीकरी इन ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती, अकबर शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। तो ये एक स्टोरी है कि अकबर को जो है बेटा मतलब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, ठीक है। और फिर आपको पता, जब संतान प्राप्ति नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर बाबा के पास जाया जाता है। तो सलीम चिश्ती जी थे जो कि सूफ़ी संत थे, एक सूफ़ी सेंट थे। तो इनके पास गए और इन्होंने बोला चल जा वस्त्र, मैं तेरे को संतान देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हुमायूं ये जहांगीर पैदा हो गए। और जब जहांगीर हो गए तो अकबर मतलब इतने इम्प्रेस हुए, इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर दी, बिकॉज ये वहीं के थे, फतेहपुर सीकरी के। और इनके लिए एक बुलंद दरवाज़ा भी बनवा दिया। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये रहा बुलंद दरवाज़ा। अभी जो फतेहपुर सीकरी जो सिटी है, ये एक्चुअल में जो है फतेह करके आए थे। कहाँ पे? ये गुजरात में एक एक्सपेडिशन, यानी कि एक हम बोल सकते हैं कि एक्सपेडिशन लीड किया था अकबर ने। और गुजरात में जब विक्ट्री के बाद, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, बिकॉज मैंने PYQ आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 में क्वेश्चन करवाया जितना मुझे याद है, कि कब इन्होंने मतलब कहाँ पे विक्ट्री हासिल की थी, उसके बाद फतेहपुर सीकरी नामक एक सिटी डेवलप करी थी, तो गुजरात में, ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा बनवाया, किसकी वजह से? मतलब इनको बेटा नहीं हो रहा था, तो जो सलीम चिश्ती थी उन्होंने इनको बोला कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। और जहांगीर पैदा हो गए इसलिए, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा जो आप देख पा रहे होंगे दैट इज़ बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अकबर के कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे। और ये हुमायूं टूम्ब कहाँ पे? ये दिल्ली में, ध्यान रखना। जो हुमायूं का टूम्ब है, जैसे हमने देखा था बाबर का कहाँ पे था, बाबर का है काबुल में, वैसे हुमायूं का दिल्ली में। और इसका ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है ये हुमायूंस टूम्ब, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं और नवरत्न देखते हैं। तो जिस तरह से अगर आपको याद हो, अष्टदिग्गज किसके कोर्ट में थे, जरा बताइए कमेंट में, देखते हैं कितने लोग रिवाइज करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अष्टदिग्गज किसके कोर्ट में हुआ करते थे? महाराणा प्रताप सिंह इज द गोट। पहले के आर्किटेक्चर कितने सुंदर थे। करप्शन नहीं था ना, क्योंकि करप्शन जो करता था ना उसके सीधे सिर मंडवा दिया जाता था, इसलिए। चलिए, तो अभी आते हैं इनके कोर्ट में नवरत्न थे, जैसे कि अष्टदिग्गज थे KDR, कृष्णदेव राय के टाइम पे, ठीक है। बिल्कुल सही बताया सबसे पहले नैतिक ने, ठीक है। नैतिक सृष्टि सबका सही है, पुनीत क्यूटम्बर। चलो, तानसेन, हाँ भी तानसेन आएंगे, ठीक है। तो बीरबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, हमें पता ही, अपने विटीनेस के लिए जाने जाते थे,
ठीक है। तो एक बार में बोला जाता है कि अकबर ने इसे पूछा कि बीरबल, ठीक है, तुम खुद को बहुत बड़ा वो मानते हो, ठीक है, और तुम मुझे ये बताओगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, ये तुम मुझे बताओगे कि मेरे मन में कभी क्या चल रहा है, और नहीं बता पाए तो फिर तुमको लटका देंगे, ठीक है। तो मतलब ये स्टोरीज़ हैं अकबर बीरबल की, आपको ये पता होगा। तो अकबर ने जो है, बहुत सारी स्टोरीज़ में से एक स्टोरी है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं, है ना। तो बीरबल ने बोला कि महाराज आप ये अभी सोच रहे हैं कि मैं मतलब खूब उनका एकदम चिकनी चुपड़ी बातें करी कि आप कितने बड़े महान शासक हैं और ये हैं वो हैं। तो अकबर ने बोला हाँ बात तो सही है। एक्चुअली भले अकबर सोच रहे हो या फिर ना सोच रहे हो, कौन अपनी मतलब बड़ाई नहीं सुनना चाहेगा, ठीक है। तो अकबर अपने जो बीरबल है वो अपनी विटीनेस के लिए जाना चाहते थे, और कोई भी जो डिसीजन मेकिंग करनी होती थी अकबर को, वो उसमें बीरबल का बहुत बड़ा रोल रहता था। और तकरीबन ये माना जाता है कि 20 से लेकर 30 साल तक अकबर के साथ रहे थे ये, और जो कॉम्प्लेक्स जो डिसीजन मेकिंग होती थी वो बीरबल के थ्रू ही करते थे ये। अबुल फजल भी एक स्कॉलर और स्टेट्समैन थे। अभी इन्होंने अकबरनामा लिखी थी, वो हम अभी देखेंगे, रुक जाइए अभी, ठीक है। तो स्कॉलर और स्टेट्समैन थे जिन्होंने मतलब, और इनके भाई थे फैज़ी इनके भाई थे अबुल फजल के, और ये भी मतलब काफ़ी एक स्कॉलर और स्टेट्समैन ही थे। इनके रिगार्डिंग में भी हम चीज़ देखेंगे। और टोडरमल एक तरह से इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने कि दासाला सिस्टम स्टार्ट किया, बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम स्टार्ट किया। ये दासाला क्या है वो भी हम देखेंगे, जब अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे दासाला है क्या और इसका मतलब क्या है, 10 साल, ठीक है, 10 साल एक्चुअल में इसका मतलब है। देन हमारे भगवान दास जो कि एक मनसबदार हुआ करते थे, सन ऑफ भरमाल। और मान सिंह की अगर बात करें, भरमाल कौन है, वही अगर आपको याद हो कछवार रूलर जिनकी बेटी से शादी करी थी, है ना। तो मनसबदार ही ग्रैंड सन है भरमल के मान सिंह। देन हमारे तानसेन जो कि म्यूजिशियन है, तानसेन की रिगार्डिंग भी अभी हम चीज़ देखेंगे। और 8th हमारे अब्दुल रहीम खाना जो कि एक स्टेट्समैन और हिंदी पोएट भी थे, और इन्हीं के बारे में हमने देखा था कि इन्होंने ही मतलब जो तुज़के बाबरी थी उसको कन्वर्ट किया पर्शियन लैंग्वेज में अंडर दी नेम बाबरनामा, ठीक है। और ये किसका बेटा था अगर हम देखें तो बैरम खान का था, जिसको कि बाद में अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, किसने, अकबर ने। एंड लास्ट इज़ मुल्ला दो प्याजा, ये भी बीरबल की तरह एक विटी मतलब थे, कोई भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते थे अकबर को। अब हम यहाँ पे 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो फैज़ी और अब्दुल फजल और तानसेन। तो फैज़ी की अगर हम बात करें तो इन्होंने इबादत खाना स्टार्ट करवाने में हेल्प करी थी अकबर को। अभी इबादत खाना क्या होता है, तो इबादत खाना जहाँ पे रिलीजियस डिस्कॉर्स हुआ करते थे। रिलीजियस डिस्कॉर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, रिलीजियस डिस्कॉर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चर्चा होगी, धार्मिक चर्चा होती है जहाँ पे, उसको इबादत खाना बोला जाता था। और इसको स्टार्ट करवाने में फैज़ी ने हेल्प की थी अकबर। तो अगर पूछ ले कि विच रूलर या फिर अंडर विच रूलर इबादत खाना वॉज स्टार्टेड, तो इट वॉज स्टार्टेड अंडर अकबर। तानसेन ओरिजिनली सर्व्ड अंडर राजा रामचंद्र सिंह। जो तानसेन थे, अभी तानसेन कौन थे, तो तानसेन की अगर बात करें तो राजा रामचंद्र सिंह जो कि तोमर डायनेस्टी के रूलर थे, जो कि ग्वालियर में रूल कर रहे थे, उनके अंडर में ये थे कौन, म्यूजिशियन तानसेन, जिन्होंने बहुत सारे ध्रुपद कंपोज किए थे, बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए थे भगवान के लिए। तो ध्रुपद अगर पूछे किसने कंपोज किए, तानसेन ने। अब ये ग्वालियर में बॉर्न हुए थे और ये ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। 2023 सीजीएल में पूछा गया किस घराने से थे, तो या तो रीवा ऑप्शन में होगा या ग्वालियर ऑप्शन में होगा। तो रीवा या फिर ग्वालियर घराना से बिलोंग करते हैं। और इनका अगर ओरिजिनल नेम की अगर बात करें तो जो इनका ओरिजिनल नेम है वो रामतनु पांडे है, रामतनु पांडे। और ये मतलब जो अकबर है उन्होंने राजा रामचंद्र सिंह के पास अपने भेजे कुछ एक तरह से सबऑर्डिनेट्स को तानसेन को बुलाने के लिए। तो तानसेन ने तो मना कर दिया था, बट राजा रामचंद्र सिंह ने बोला कि अब जाओ। तो तानसेन को हम मियाँ तानसेन के नाम से जो जानते हैं, वो एक्चुअल में जो मियाँ का टाइटल है वो अकबर ने ही दिया था तानसेन को, ठीक है। अगर पूछ ले कि हु गेव द टाइटल ऑफ मियाँ, तो जो मियाँ का टाइटल है वो अकबर ने ही इनको दिया, ठीक है, अकबर ने। तो तानसेन से ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है ना। अगर बात करें लास्ट हमारे हैं अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा लिखी जो कि बायोग्राफी है अकबर की। अब ये जो बायोग्राफी है अकबर की, अकबरनामा, ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट जिसमें कि अकबर के एंसेस्टर्स यानी कि इसके जो पूर्वज हैं उसके बारे में दिया हुआ है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें अकबर का एक तरह से जो शासनकाल है, दैट इज़ उसका जो रेन है उसके बारे में दिया हुआ है कि उसका जो शासन है वो किस तरह से चला। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ आयन अकबरी। जो थर्ड पार्ट है वो है आपकी आयन अकबरी। और इस आयन अकबरी में अकबर का एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है,
वो दिया हुआ है। तो अब हम अकबर के थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग अकबर्स रेन किस तरह से था वो समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि बहुत हैवी टैक्स लिया जाता था, और जो हैवी टैक्स से ये होता था कि भाई जो जनता है वो खुश नहीं रहती थी, और ये रहता था कि भाई चाहे लैंड में कितना भी प्रोडक्शन हो, हमें इतना चाहिए तो चाहिए। लेकिन अकबर ने क्या किया, अकबर ने शेर शाह से इंस्पायर होकर इसने क्या किया कि सबसे पहले तो एस्टिमेट लगाया जाएगा, ठीक है, कि आपकी लैंड जो है वो किस तरह की लैंड है। किस तरह की लैंड है मतलब टोटल 4 तरह की लैंड में इसने कैटेगराइज किया लैंड्स को। एक पोलज, परौती, चाचर और बंजर। बंजर तो आप समझ सकते हैं आराम से। बंजर वो है जो एकदम कल्टीवेट करने के लायक नहीं, बंजर ज़मीन है, ठीक है, एकदम फर्टाइल नहीं है वो। तो लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 5 years एंड मोर, दैट वाज कॉल्ड एज बंजर। लैंड दैट हैड लेन फैलो फॉर 3 or 4 years, यानी 3 से 4 साल इसमें कोई खेती नहीं हुई, 3 से 4 साल में, उसको चाचर बोलते हैं। परौती मतलब कि लैंड लेफ्ट फैलो फॉर टाइम टू रिकवर इट स्ट्रेंथ, यानी कुछ टाइम के लिए भी छोड़ दिया गया टू रिकवर इट स्ट्रेंथ। और पोलाज जो है सबसे बेस्ट टाइप ऑफ लैंड है। इसमें क्या है कि साल में एक बार मतलब क्रॉप ग्रो की जाती है इस लैंड में, साल में 2-3 इससे उपज ले ली जाती हैं। इसको अभी 3 से 4 साल तक कोई उपज नहीं ली गई है, और ये जो है ये 5-6 साल से बंजर पड़ी हुई है। तो ये लैंड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी मैं बोल सकता हूँ। तो ये टाइप ऑफ लैंड पहले तो कैटेगराइज किया। जब लैंड कैटेगराइज किया तो वहाँ से रेवेन्यू को फिक्स किया गया कि हाँ आपको, क्योंकि आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो इस लैंड से, क्योंकि आपकी पोलाज है तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, परौती है तो कम प्रोडक्शन होगा, तो उस हिसाब से आपको इतना पे करना, इतना पे करना है। तो पहले ही फिक्स कर दिया गया था। सॉरी। और ये 10 साल के एस्टिमेटम को लगा के किया जाता था, एंड दैट्स वाई इसको बोला गया दा साला, जो कि टोडरमल ने एक तरह से बताया था, क्योंकि टोडरमल कौन था, रेवेन्यू फिर फाइनेंस मिनिस्टर था। तो इसी को 10 साल यानी कि 10 साल के बेसिस पे एस्टिमेट लगाया जाता था ये, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए था कि जो टैक्स यहाँ से लिया जाता था दैट वाज 1/3, और इसको बोलते थे जब्ती, दैट वाज कॉल्ड एज जब्ती। तो ये 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि लैंड रेवेन्यू किस तरह का था, 1/3 था, और जब्ती इसको बोलते थे। क्लियर। और ये भी पता होना चाहिए कि अकबर ने जो है जजिया को भी एबॉलिश कर दिया था, ही एबॉलिश्ड जजिया। तो जजिया जो टैक्स है तो सबसे पहले किसने लगाया था, अगर आपको याद हो, कासिम ने लगाया था, जो सबसे पहला इस्लामिक इन्वेडर, तो उसने सिंध प्रांत में लगाया था, बट अभी इसने हटा दिया। जो नॉन मुस्लिम्स को टैक्स देना होता था दैट वाज कॉल्ड एज जजिया, हमने पहले देखा था, तो उसको एबॉलिश कर दिया था अकबर ने, ठीक। अब आते हैं, अकबर डाइड इन 1605 एंड हिज टूम्ब इज लोकेटेड इन आगरा। ये पता होना चाहिए, सिकंदरा में इसका टूम्ब लोकेटेड है, वो अभी रुक जाइए उस पर। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, प्रशासन पे। पहले ये बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, किसी का यहाँ तक कुछ क्वेरी हो तो पूछ लो, देन हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा लास्ट पॉइंट है फिर हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। जब्ती बिल्कुल, कासिम बिल्कुल सही, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया वाज द टैक्स, बिल्कुल। तो अभी आए एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो देख लिया कि किस तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था अकबर के टाइम पे, 1/3 टैक्स था, जब्ती और दासाला, ये सब हमने देख लिया किस तरह से। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। तो अकबर ने जो है मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। ये मनसबदारी क्या था, मनसबदारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो। मनसब, मनसब का मतलब क्या होता है, मनसब एक रैंक हुआ करती थी। जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों ने एक एग्ज़ाम दिया होगा, जेई का एग्ज़ाम दिया होगा, है ना। तो जेई में जिस हिसाब से रैंक आएगी उसी हिसाब से थोड़ा आपको ट्रीट किया जाता है। फिर कम आई तो फिर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप जेई मेंस क्लियर कर लो, जैसे अभी तो पता नहीं, लेकिन जब मैंने दिया था मैंने भी दिया था, तो जेई मेंस होता जेई एडवांस, ठीक है। तो जेई मेंस में क्या होता था कि फिर आपने क्लियर कर लिया तो आपको एनआईटी मिलेगी, ठीक है। उसमें भी एनआईटी ऑर्डर होता था कि भाई एनआईटी कहाँ की मिलेगी, रायपुर की मिलेगी, भोपाल की मिलेगी। सबसे अच्छी कौन होती थी एनआईटी, ट्रिची की, है ना। वो पहले तो होती थी, अब पता नहीं, आई थिंक अभी भी होगी ट्रिची की, है ना, अगर सबसे बहुत अच्छी रैंक आएगी जेई मेंस में। देन जेई एडवांस अगर आप क्लियर करेंगे तो और मतलब अच्छी रैंक लाएंगे तो उसमें आईटी आपको अच्छी मिलेगी, अच्छी ब्रांच मिलेगी, सबसे अच्छी मतलब ज़्यादातर आईटी बॉम्बे प्रेफर करते थे उस समय, ठीक है। तो उसमें कंप्यूटर साइंस मिलेगी, अच्छी रैंक आएगी। तो इस तरह से रैंक होती थी, मनसब मतलब रैंक। अभी रैंक कैसे डिसाइड होती थी, तो रैंक डिसाइड होती थी कि आपने कितने कितने जट मेंटेन कर रखे हैं। जट मतलब सिपाही, आपने कितने सिपाही मेंटेन कर रखे हैं, उसके बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होती थी। जैसे आपने 10 सिपाही आपके पास, आपकी रैंक 10। आपकी मतलब आपके पास 500 सिपाही, आपकी रैंक आपके जो मनसब होगा वो 500 होगा, ठीक है। आपने
4,000 मेंटेन कर रखे, 5,000 मेंटेन कर रखे हैं तो आपकी ज़्यादा होगी, ठीक। और उसी के बेसिस पे ही आपको पेमेंट दी जाती थी। और ये हमने पहले भी देखा था, ये क्यों मेंटेन, जैसे दाग और चेहरा सिस्टम कौन लाया था, जरा कमेंट बताओ मुझे जल्दी से, दाग और चेहरा सिस्टम कौन लाया था जल्दी से। मैं 5 सेकंड का आपको दे देता हूँ, 5 4 3 2 1। तो ये लाया था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। हमने देखा था कि दाग और चेहरा क्या था, दाग मतलब वो ठप्पा मारना, मैंने आपको फोटो दिखाई थी, तो ठप्पा मारा जाता था हॉर्स में ताकि डबल काउंटिंग ना हो सके। और सिपाही का चेहरा या फिर हुलिया जो है मेंटेन किया जाता था, तो वो चीज़ यहाँ पे भी लागू करी। तो उससे होता ये था कि आपको आर्मी मेंटेन करनी है, और वॉर टाइम में जो है, वॉर टाइम में आपको वो लाएंगे आप। तो आप ऑब्वियस ये बात है, उस सिपाही को, उसमें सिर्फ सिपाही नहीं होते थे, अगर मैं बात करूँ मनसबदारी में, सिर्फ आपको सिपाही मेंटेन नहीं करने होते थे बल्कि सवार भी मेंटेन करने होते थे। सवार कौन होते थे? सवार होते थे हॉर्समैन, घुड़सवार। लेकिन इनका रैंक से कुछ लेना देना नहीं होता था, ये रैंक नहीं डिसाइड करते थे हॉर्समैन। जैसे कि आपके 12th के मार्क्स जेई में रैंक नहीं डिसाइड करते थे, ठीक है, वो आप ले आए, अच्छी बात है, बट ये रैंक डिसाइड नहीं करेंगे। रैंक कौन डिसाइड करेगा? आपका जेड डिसाइड करेगा। तो पेमेंट कैसे होती थी इनको, जो ये मनसब होते थे? तो पेमेंट 2 बेसिस पे होती थी, या तो आप कैश ले लो, अगर आप बहुत ही मतलब छोटे मनसब, जैसे आपके पास 500 हैं, 300 हैं, तो आपको छोटा मनसब कंसिडर किया जाएगा अगर आपके पास कम है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके पास 2,000 3,000 इस तरह से है, तो फिर आपको क्या किया जाता था? आपको जागीर बना दिया जाता था एक लैंड का। जागीर मतलब ओनर, जागीरदारी सिस्टम यहीं से निकल के आई कि आपको जागीर बना दिया गया। ऐसा नहीं कि आपको हेरिडिटरी राइट मिल गया उसमें या फिर ओनरशिप राइट मिल गया ना, ओनरशिप राइट नहीं है। मैंने आपको बोल दिया आप जागीर इस लैंड के, मतलब ये है कि आपके पास बस रेवेन्यू राइट्स हैं इस लैंड को लेके, यानी कि यहाँ से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो आप रख लेना अपना जो इनकम के तौर पर, बाकी यहाँ पे हमारे पास आके डिपॉजिट करवा देना। बट दैट डजंट मीन कि आप इसके हकदार हो गए फिर आपके बेटे फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी ना। तो ये इसको जागीरदारी सिस्टम बोलते थे। तो इनको ज़्यादा जिनके पास होती थी, सबसे ज़्यादा जो अकाउंट मतलब रखा गया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसकी रैंक थी, कितना तक पहुंचा था अकबर के टाइम पे, तो वो 7,000 था। 7,000 ये 2 लोगों ने मेंटेन कर रखे थे। एक था मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये एक बंदा था, और दूसरा बंदा था हिंदू राजपूत रूलर, एंड दैट वाज राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह। इन लोगों ने 7,000 का मेंटेन कर रखा था। तो ऑब्वियस ये बात, इनको जागीर मिला होगा, ये दीज वर जागीरदार ऑल्सो, ठीक है। तो ये मनसबदार भी होते थे कुछ लोग और जागीरदार भी होते थे एट दी सेम टाइम। तो इस तरह का होता था हमारा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दी। और ये सवार कौन होते थे? सवार एक्चुअल में जो हॉर्समैन है, और हॉर्सेस भी इनको मेंटेन करने होते थे और डबल मेंटेन करने होते थे। जैसे कि अगर मान लो कि सवार इनके पास है 100, तो हॉर्सेस होने चाहिए 200। क्यों? युद्ध लड़ने जाएंगे तो लड़ता ही थोड़ा ना रहेगा घोड़ा, ठीक है, तो एक जो है मतलब रिप्लेस करेगा दूसरे को, तो इसलिए डबल हॉर्स जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करनी होती थी, ठीक है। या तो कैश में पे करना होता था, कैश में, या फिर जागीर, जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता था? नकदी, ठीक है। अगर पूछ ले इसको क्या बोला जाता है? नकदी। आज भी हम वर्ड यूज़ करते हैं नकदी, जब हम कैश में पेमेंट करते हैं कि भाई नकदी दे दो, है ना, तो नकदी ये है, क्लियर। और अकबर की डेथ कहाँ पे हुई? 1605 में हुई, और इसका जो टूम है वो आगरा और आगरा सिकंदरा में है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस इस टॉपिक के, ठीक है, और आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप कर पाए उसकी प्राइस। भाई सीरियल के बेसिस पे यहाँ पे मत जज करो, क्या ना, वो सीरियल वेल काफ़ी बने हैं, तो उसके बेसिस पे सीरियल में कुछ भी दिखाते हैं वो, ठीक है, वो तो वही दिखाएंगे जिससे थोड़ा सा मतलब देख के वैसा। अरे यार ये क्या हो गया, गलती से डिस्कार्ड पे प्रेस हो गया, और जो भी यहाँ पे मैंने लिखा था कुछ नहीं लिखा। कुछ यार बताओ, कुछ आ सकता है? ये कंट्रोल जेड दबाने से आता है ना, क्यों, कैसे आ जाएगा ये? डिस्कार्ड पे गलती से उसी दिन है, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, ये सैटरडे के दिन गलती से डोंट सेव पे हो गया। आप समझो पूरी पीपीटी जो मैंने इस तरह से बनाई थी वो गायब हो गई उस दिन। फिर बताओ, थैंक यू एंकू कुछ नहीं है, भी क्वेश्चन करने, थैंक यू, रुक जाओ भी। अरे कैसे आएगा कोई बताओ यार, हैं? नहीं तो काफ़ी मेहनत, अभी तो उतनी मेहनत उस दिन सोचो कितनी मेहनत होगी। कंट्रोल प्लस जेड होता है ना, बट आ नहीं रहा है। अंडू पर आ जाएगा, अंडू कहाँ पे भाई? कहाँ होता है ये है ना।
आ रहा यार ये अंडू अंडू से। नहीं आ रहा है। कंट्रोल जेड भी दबा लिया, कंट्रोल जेड भी दबा लिया, नहीं आ रहा। खैर लगता है तुम लोग के भाग्य भी नहीं है। ठीक है तब नोट से ही पढ़ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन मोए मोए हो गया। एक ऑप्शन तो देना चाहिए ना कि गलती से डिस्कार्ड पे वो हो गया, हाथ थोड़ा राइट साइड में चला गया। When was बाबर बरीड, कोई नहीं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। When was बाबर बरीड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1530? 1530 में बाबर कब बरी किया गया था बताइए जल्दी से। चलिए तो हमने देखा था बाबर कहाँ पे, काबुल में। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। सर मैंने प्रेस किया था यार वो। ठीक है अब नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये कुछ यार इसमें आगरा होगा। ठीक है मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे पूछा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम पहले आगरा में बरी किया गया था। पहले आगरा में थे, देन बाद में इसको काबुल शिफ्ट किया गया था लेटर ऑन। ठीक है लेटर वॉज शिफ्टेड टू काबुल। अगर पहले पूछा है तो आगरा में। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 26। हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर डिफीटिंग राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527? तो खानवा में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी का टाइटल लिया? तो हमने देखा पानीपत 1526, खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी ठीक है जहाँ पे मेदिनी राय को हराया 1528, 1529 जहाँ पे किसको हराया, बैटल ऑफ घाघरा में अफगान्स को हराया उसने। ठीक है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर बाबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली डैश ईयर ओल्ड। ये हमने देखा था पहला हमारा स्लाइड में था, अगर आपने लास्ट में देखा हो। तो कितने साल का था व्हेन ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना? तो आंसर होगा यहाँ पे 12। अकबर 13 साल का था जब वो मतलब एक तरह से हुमायूं, जब उसके फादर हुमायूं की डेथ हुई, और ये बाबर जो है 12 साल के एज में थ्रोन पे बैठा था। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ मुगल एम्परर? बाबर का पहला नाम क्या था? हसनुद्दीन, गियासुद्दीन, ज़हीरुद्दीन या फिर कासिमुद्दीन? तो ऐसे याद कर लो, बाबर और ज़हीर खान है ना, ज़हीर खान जो बॉलर थे हमारे, तो ऐसे करके कुछ रिलेशन आप बना सकते हो। तो ज़हीरुद्दीन आंसर होगा इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द मुगल एम्परर एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर? तो मुगल जो एम्पायर है वो कब स्टैब्लिश किया गया? तो हमें पता है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जहाँ इब्राहिम लोदी को हराया, वहाँ से इसको स्टैब्लिश किया। और गन पाउडर का सबसे पहले यूज़ किया था बाबर ने इस बैटल में। ऐसा नहीं कि गन पाउडर, हाँ ये मानते हैं कि गन पाउडर इसने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले यूज़ नहीं हुआ है। बट हिस्ट्री बुक्स में हम यही मानते हैं कि बाबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और क्वेश्चन भी इसी से बनता है। सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मनसरांजन नायक, सुष्मिता, खुशी, अक्षय, अनुराग, सबका सही है। मेमोइड्स ऑफ बाबर और बाबरनामा ऑल्सो नोन एज तुजुके बाबरी वॉज रिटन बाई। तो तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? तो हमने देखा था बाबर ने तो लिखी थी तुजुके बाबरी। ठीक है ऑप्शन ओके सॉरी, मतलब बाबरनामा किसने लिखी थी? तुजुके बाबरी तो बाबर ने लिखी थी, बाबरनामा पूछ रहा है, तो फिर आंसर अब्दुल रहीम खान ने खाना होगा, जो कि कौन था? बैरम खान का बेटा था, बट वॉज अडॉप्टेड बाई अकबर। 31 हु इंट्रोड्यूस्ड चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो हम ये जब स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कल के लेक्चर में देखेंगे, जब बाकी के पार्ट देखेंगे, जब हम जहांगीर शाहजहाँ मेनली मतलब शाहजहाँ ने बहुत आर्किटेक्चर बनवाया था, तो वहाँ देखेंगे चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, जो कि आपको ताजमहल भी देखने को मिलेगा कि मतलब इस तरह से बाग बनवाए जाते हैं, चार बाग। ठीक है आर्किटेक्चर होगा और चार बाग इस तरह से, मतलब बीच में रिवर होगी इस तरह से। ठीक है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल्स ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए। वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। हु वाज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सन्स? आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट लिया है। शुरू के जो 25 है वो जब पूरा हो जाएगा तभी वो हम लोग कर पाएंगे, तो वो हम कल देखेंगे। हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ द 4 सन्स ऑफ बाबर? तो हमने देखा कि जो एल्डेस्ट सन होता था वही थ्रोन पे आता था। बाबर का एल्डेस्ट हुमायूं, हुमायूं का एल्डेस्ट अकबर, अकबर का एल्डेस्ट जहांगीर, ऐसे करके। ठीक है तो बाबर की अगर बात करें तो इसका था हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। तो अब यहाँ पे हमने बाबर वाले क्वेश्चन तो देख लिए, अब हम शेर शाह सूरी वाले क्वेश्चन, इन दोनों के जो बैटल वाले थे वो देखेंगे। ठीक है चलो। बाई विच ऑफ नेम इज़ द हिस्टोरिकल रोड बिल्ट बाई शेर शाह सूरी? ठीक है समझ तो गया हो ना
इसमें लिखा है वाई विच नेम इज़ द हिस्टोरिकल रोड बिल्ट बाई शेर शाह सूरी नॉन, तो किस नाम से मतलब रोड बनवाई थी, तो ये जीटी रोड है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था जाट रन फ्रॉम, या तो कैलकाटा ऑप्शन में होगा या चिटागोंग होगा। चिटागोंग हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। चिटागोंग में आर्मरी रेड हुई थी जिसको सूर्य सेन एक टीचर ने कैरी किया था, तो चिटागोंग से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर एंड रूलिंग पीरियड इज करेक्ट, बताइए। सबका सही है, श्रेया, निशा, सबका सही है। चलो, तो रूलर रूलिंग पीरियड, शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545, बहुत आसान है। कैसे, 1539 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, 1540 में बैटल ऑफ चौसा हुआ। शेर शाह बोलता है अच्छा भाई मैं चलता हूँ, ठीक है, तो 1540 एंड से लेके 1545 देन डेथ हो जाती है शेर शाह सूरी की। कहाँ पे होती है, कलिंजर में होती है। देन वापस आ जाता है ना, कौन हुमायूं, और अकबर 1556 से लेके 1605 तक रहता है, तो दैट इज़ ट्रू। ठीक है, दोनों सही है हमारे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ से एक्चुअल हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और यहीं से हम अकबर का टेन्योर मानते हैं, भले वो जो एक्चुअल में रूल कर रहा हो उसका सर्जेंट बैरम खान था। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मुगल एम्परर हुमायूं एट द चौसा, चौसा में किसने किया, राइट क्लिक ऑन फाइल एंड रिस्टोर। अच्छा, चलो देखते हैं अंकित करके इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर आ जाए तो हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मुगल एम्परर हुमायूं। ठीक है, तो शेर खान डिफाइट, जल्दी जल्दी करेंगे। इन विच ईयर डिड शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट कन्नौज, जल्दी से, कन्नौज की बात हो रही ना। इन विच ईयर डिड शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट कन्नौज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1540। वेयर इज़ द टूम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड, तो शेर शाह सूरी का टूम्ब कहाँ पर लोकेटेड है, सासाराम बिहार में। डेथ तो कलिंजर में हुई, ठीक है, लेकिन इसका जो वो बना हुआ है वो वहाँ पे है। ठीक है, सासाराम बिहार में। हुमायूंस हेयर डैश वॉज बॉर्न इन एग्जाइल एंड वॉज बॉर्न और वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फादर डाइड, तो कौन था, जल्दी से बताइए, बहुत आसान है। क्या होगा आंसर, अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कलिंजर, कलिंजर आपका यूपी में पड़ता है, मैंने बताया ना कि मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, मतलब कानपुर के पास ही पड़ता है एक डिस्ट्रिक्ट बांदा। ठीक है, और बांदा में ही है कलिंजर। ठीक है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है और मतलब काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। हु अमंग द फॉलोइंग मेडिवल रूलर्स फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सराइज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स, के लिए उसने सराई बनवाए थे, शेल्टर हाउस। मैंने आपको बताया था जीटी रोड लंबा सा था और बीच में सराई किसने बनवाया था, जीटी रोड जिसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आ जाते हैं अकबर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, अकबर द ग्रेट के। द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा रिकॉर्डेड द डैश, अकबरनामा के दूसरे खंड में डैश दर्ज है। तो हमने देखा था अकबरनामा को किसने मतलब किसने कंपोज किया था, तो हमने देखा था जिनके नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल। और अकबरनामा 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड थी, पर्टिकुलर जो बुक है इसके जो 3 वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें, तो जो पहला वॉल्यूम था इसमें अकबर के जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में। दूसरा जो है उसमें अकबर के रेन यानी कि जो कार्यकाल है उसके बारे में। और जो तीसरा वाला है वो एक्चुअल में ऐन अकबरी है। ऐन अकबरी में अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिया हुआ है, जो प्रशासन है वो दिया हुआ है। तो सेकंड वॉल्यूम में क्या हुआ है, अकबर का रेन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा ये बताइए जो इनके अबुल फजल के भाई थे फैजी, वो किस लिए जाने जाते हैं, जरा बताइए कमेंट में। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव डिवाइज्ड मैनी रागास और मेलोडीज इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक, तो किसने राग और मेलोडी बनाई थी हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, तो आंसर होंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए तानसेन होंगे आंसर। ठीक है, जिनको ओरिजिनल रामतनु पांडे ग्वालियर रीवा घराने से बिलोंग करते हैं। राजा रामचंद्र सिंह ऑफ ग्वालियर जो कि तोमर डायनेस्टी के रूलर थे उनके अंडर में थे पहले, और बाद में इनको मियाँ का टाइटल दिया था अकबर ने। और अगर हम बात करें, आप ये मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए कि कल मैंने आपको कार्नेटिक म्यूज़िक के बारे में बताया था, और कार्नेटिक म्यूज़िक का फादर मैंने किसको बताया था, ये आप कमेंट में बताएंगे जल्दी से, जब हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट देख रहे थे कल। और फैज़ी ने इबादत खाना एक बनवाने में हेल्प करी थी, जो यहाँ पे रिलीजियस डिस्कॉर्स हुआ करते थे, रिलीजियस कॉन्वर्सेशंस हुआ करती थी। कार्नेटिक म्यूज़िक के जो फादर है वो हम किसको बोलते हैं, पुरंदर दास। ठीक है, पुरंदर दास को बोलते हैं। अब जो मैंने इसको याद कर रखा है, मतलब ऑफेंड मत होना, मतलब ऐसे याद कर रखा है भाई कार्नेटिक बंदर। ठीक है, बंदर मतलब पुरंदर और बंदर थोड़ा सा राइम कर रहा है, इस तरह से किसी न किसी तरह से दिमाग में याद रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इन विच ईयर वॉज कश्मीर एनेक्स टू द मुगल एम्पायर बाई अकबर, तो कश्मीर को कब एनेक्स किया था, तो कश्मीर में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ एनेक्सेशन कैरी किया था अकबर ने, छोटा सा पार्ट है एक्चुअल में, क्योंकि एक बार गया था बारामूला में। ठीक है, वहाँ पे स्टे किया, काफ़ी इसको अच्छा लगा वादियों में। तो 1586 में जो है पार्ट ऑफ कश्मीर जो है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बैटल नहीं हुआ था, तो इसने जो है एनेक्स किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, तो अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे,
सर हाँ नहीं, बस 50 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे जितने भी होंगे वो हम फिर कल करेंगे, 50 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो ही वॉज टोडरमल, जिन्होंने कि हमने देखा था कि 10 साला सिस्टम भी लाए थे। 10 साला क्या था, 10 साल है ना, तो 10 साल के बेसिस पे लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा, एंड देन वो फिर आपका बार बार रिव्यू भी होता रहेगा आपकी लैंड की उपज की, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से। वो हमने देखा था किस तरह से लैंड को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द नवरत्न, इनमें से नवरत्न में कौन से नहीं थे अकबर के? राजा मान सिंह, अबुल फजल, टोडरमल या फिर अमर सिंह? तो राणा अमर सिंह नहीं थे, ये सारे लोग थे, राजा मान सिंह, अबुल फजल और राजा टोडरमल। राजा मान सिंह अगर आपको याद हो, ये राजा मान सिंह वही हैं जिन्होंने 7000 का मनसब मेंटेन करके रखा था। इनको 7000 रैंक मिली हुई थी, ठीक है। यानी कि ये सीधे गए थे कहाँ पे? IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड ड्यूरिंग अकबर्स रेन वॉज कॉल्ड एज डैश। रेवेन्यू सिस्टम को हम क्या बोलते थे? इक्ता, जब्ती, घरई या फिर चरई? तो घरई और चरई तो हमने देखे थे टैक्स थे। घरई हाउस टैक्स था और जो चरई था वो पैस्टोरल टैक्स था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था, है ना। घरई, चरई और जजिया 3 टाइप के टैक्स लगाए थे, किसने? खिलजी ने। इक्ता हमने देखा था, इक्ता क्या था? इक्ता वॉज अ पार्ट ऑफ लैंड, और इक्तेदारी सिस्टम पार्ट ऑफ लैंड। इक्तेदारी सिस्टम किसने मतलब लाया था? इल्तुतमिश लाया था, लेकिन बाद में यही चलता आया था कि इक्ता मतलब पार्ट ऑफ लैंड। आंसर इसका जब्ती होगा, है ना, जब्ती हमने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन? का बर्थ प्लेस कौन सा है जहाँ पे इनका जन्म स्थान, जो कि हमारे रामतनु पांडे जी हैं? तो ग्वालियर घराना में था, और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। एज डिस्क्राइब्ड इन एन अकबरी बाई अबुल फजल ए अल्लागमी, गज वॉज डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड। तो गज हम जानते हैं यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ है। हाँ, जैसे कि हमने देखा था पहले भी कि बिसुआ जिसको बोलते हैं, ये किसने स्टार्ट किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, देखा था, अलाउद्दीन खिलजी। इससे लैंड को मेजर किया जाता था। वैसे ही जो कि एक सिकंदर लोदी ने भी अपना एक यूनिट स्टार्ट किया था, हमने देखा था। वैसे ही गज स्टार्ट किया था अकबर ने, और गज डिवाइड होता था फिर बाद में जो तस्सुज, मतलब जो गज है वो तस्सुज में डिवाइडेड होता था फर्दर, ठीक है। राइट। 48 सिकंदर इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ एम्परर। जो सिकंदरा है, जो जगह सिकंदरा जो आगरा में पड़ती है, वो अंतिम विश्राम स्थल मतलब कि किसका मौसोलियम है यहाँ पे? तो हमने देखा था बाबर तो सबसे पहले आगरा में था, देन वो काबुल में गया, देन हुमायूं दिल्ली में ही है। हुमायूं का जो मकबरा है वो बनवाया अकबर ने, दिल्ली में है, और अकबर को है वो आगरा में है, ठीक है, सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज मिलिट्री कमांडर्स इन अकबर्स एम्पायर वर कॉल्ड एज। तो जो मिलिट्री कमांडर्स थे अकबर के साम्राज्य में, उनको क्या बोलते थे? फौजदार, बख्शीस, कोतवाल या फिर दीवान? तो दीवान, अभी हम सुनते हैं दीवान कौन होते हैं? एक तरह से जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने का काम करते हैं, दीवान, है ना। दीवान वो होते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और थोड़े से मतलब मेंटेन करके रखते हैं रजिस्टर से समझ सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड। कोतवाल कौन होते हैं? कोतवाल हम बोलते हैं ना, कोतवाली थाना, तो पुलिस से संबंधित है ये, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। बख्शीस कौन होते हैं? तो बख्शीस एक तरह से जो इसका आंसर फौजदार होगा। ये मिलिट्री कमांडर होते हैं। जो बख्शीस होते हैं ये एक्चुअल में असिस्ट करते हैं मिलिट्री कमांडर्स को। तो अगर मिलिट्री कमांडर की अगर हम बात करें तो फौजदार होते हैं मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है। कोतवाल पुलिस से संबंधित है, दीवान आपके रेवेन्यू से संबंधित है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज 50th, हुज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम अ मॉडल दैट वाज फॉलोड बाय अकबर व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बन गया जिसका अनुसरण अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के दौरान किया था? बहुत इजी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, है ना। 10 साल सिस्टम जहाँ पे 1/3 टैक्स को कलेक्ट किया जाता था, लैंड टैक्स अगर हम बात करें। कौन किसका था ये हमारा था शेर शाह सूरी के अंडर में, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाएगा, और फिर इसके आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक। चलिए, तो थैंक यू सभी को, और यहाँ पे आज हमारा सेशन एंड होता है। कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगला सेशन मराठा होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगी मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी। और संडे को हम लोग करेंगे मिडिवल हिस्ट्री का 1 शॉट, लेकिन अलग तरीके से करेंगे थोड़ा सा, और वो तरीका होगा क्वेश्चंस के थ्रू। शाम के टाइम ही रखेंगे उसको, और वो क्वेश्चंस के थ्रू होगा। हम लोग 100 क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी हम लोगों की। और ये मत सोचना संडे को टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट भी होगा आप लोगों का एप्लीकेशन पे जो लोग हैं बैच में। तो 100 क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे एक तरह से टेस्ट फॉर्मेट में कर लेंगे, ठीक है। और मुझे पता है मैंने टेलीग्राम में काफ़ी दिनों से इंटरेक्ट नहीं किया आप लोगों से जो बैच में है। जल्दी मैं एक इंटरेक्शन सेशन प्लान करता हूँ, बिकॉज आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे अभी के लिए एक आपको वीडियो देना होता है, करंट अफेयर्स वाला शॉर्ट वीडियो। भले वो शॉर्ट होता है, लेकिन उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है ना। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, देन उसको रिकॉर्ड करना, वो सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। थोड़ा सा अभी जल्दी हम लोग सेशन रखेंगे, ठीक है।
माइक चेंज करिए। क्यों भाई, रीज़न जानना चाहेंगे कि माइक क्यों चेंज क्यों करना चाहिए? रीज़न आप बता सकें। बैकग्राउंड नॉइज़ आता है इसलिए। चलो कर लेंगे, थैंक यू नहीं है। चलो लिख देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, माइक भी चेंज कर लेंगे। और किसी की कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, माइक भी चेंज कर लेंगे। बीड़ी जले ले। सर इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं वो जो हैं उन्हीं के लिए मैं लिंक शेयर करता हूँ, है ना श्रेया। तो लिंक में स्टूडेंट्स ने बताया कि वो सर खुलता नहीं है, मतलब हमें जाना नहीं पड़ता है कहाँ पे, इंस्टाग्राम पर, वो क्रोम में खुल जाता है। आवाज़ खर खर कर रहा है, अच्छा ऐसा है क्या? आवाज़ आज सही नहीं आ रहा है क्या? खर खर कर रहा है क्या आज? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो जो बीच में होता है वो खरखर, अच्छा वो खरखर होता है ना यार, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार, ठीक है। माइक चेंज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब मुझे थोड़ा सा ही लगता है कि बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आने वाला है, जैसा मुझे कुछ रियलाइजेशन होता है, तो मैं माइक बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग खरखर से डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उनसे ना डिस्टर्ब हो, है ना। तो उसके लिए मैं सॉरी, और जल्दी माइक मैं चेंज करवा लूँगा, ठीक है। एक हफ्ते का मुझे परमिशन अगर आप दें तो, ठीक है। अगले हफ्ते से ही खरखर वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक। और कुछ किसी की ख्वाहिश? और आप लोग जो लोग मतलब बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके, कोर्सेज सेक्शन में जाके, ठीक है। अगर आपको बहुत ही इंस्टेंटली 1-2 महीने में सिलेबस फिनिश करना है तो रिकॉर्डेड बैच है, उसमें एनरोल करिए। अगर आपका टारगेट है कि भाई जो आपके एग्ज़ाम्स हैं आफ्टर अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के बाद, तो देन गो फॉर अप्रैल, या फिर अप्रैल के बाद देन गो फॉर SSC GK 2.0, ठीक है। बिकॉज इसमें पहले वाला जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट फिजिक्स को छोड़ के हिस्ट्री अभी चल रहा है, और अभी जो लाइव वाला भी स्टार्ट हुआ है 2.2, उसमें भी हिस्ट्री चल रहा है, देन अभी सारे सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। कैमरा भी लगा लो, अच्छा। ये ख्वाहिश नहीं पूरी होगी, पूरी होगी लेकिन अभी जल्दी नहीं।